बड़ी मामी ने चौथे नंबर वाली मामी का गला पकड़ लिया। घर में कभी कुछ कर रही है, किसी से चलते दिख रही है, उस दीवार के सामने लेट कर हाथ में मोमबत्ती पकड़ के एक कुछ मंत्र बोल, आधे घंटे तक कंटिन्यू वो कुछ बोल रही। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। खाली इमारतें, खाली जंगल या फिर खाली ऐसी लोकेशंस जो काफी टाइम से बंद पड़ी हैं, जैसे अबैंडन बिल्डिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, ऐसी जगहें जो काफी टाइम से बंद पड़ी है, जहां पर ना तो इंसान का आना जाना होता है ना ही जानवर का। तो ये बहुत एक वाजिब बात है कि ऐसी लोकेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी बहुत ही सरल चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे बहुत सारे खंडर आपको मिल जाएंगे, जैसे भानगढ़, अजबगढ़ और ऐसे बहुत सारे किले जैसे कि नारगढ़ फोर्ट, जो कि दिन के टाइम पर खुलते हैं पर शाम को बंद हो जाते हैं। और ऐसी लोकेशंस अपने साथ कुछ ऐसे राज लेके चलती है जहां पर उनके साथ कुछ पुराने कर्ज चलते आते हैं जिन्हें हम शराब के नाम से जानते हैं। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें मयंक ने बताया है। मयंक जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर पे गए थे। इन्होंने पूरे रियल इंसिडेंट में बताया कि अक्षय भाई, मेरी रूह कांप गई और जनता बहुत कुछ सीख लेने वाली है अगर इस इंसिडेंट को उन्होंने आखिरी तक सुन लिया तो। इनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2020 में, जब ये 11 साल के थे और अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर पे गए थे। इन्होंने बताया कि मेरी जो नानी है भाई, उनकी पूरी की पूरी हवेली है। नाना तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस हवेली में 40 कमरे हैं। 4 फ्लोर पे वो पूरे 40 कमरे बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे 10 कमरे, फिर 10 कमरे, फिर 10 कमरे, फिर 10 कमरे। इन्होंने बताया कि जब तक हम वहाँ पर नहीं जाते, हमारे जितने भी रिलेटिव जब तक उस हवेली में नहीं आते, लगभग सारे कमरे जो है उन 10 में से बंद रहते हैं। 30 कमरे हमारे खुलते हैं, 10 कमरे बंद रहते हैं। अब मयंक ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी सबसे ज़्यादा नानी के वहाँ पर बनती थी सबसे बड़े वाले मामा के लड़के से। वो मेरे से 2-3 साल बड़े थे और वो लगभग जो है बाहर रहा करते थे। जब भी मैं आता था तभी वो घर पे आते थे, वरना खेल कूद में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। और उनकी अच्छी खासी चलती भी है, मतलब उनके दोस्त यार बहुत सारे हैं। मयंक ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, हवेली की तरफ देखा, जैसे मैं पुरानी हवेली देखता आ रहा हूँ, यह हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। इसके जो पत्थर है इतने पुराने हैं, मतलब कितनी पुरानी ये हवेली है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने मजबूत पत्थरों से ये बनी हुई है। जब मैं अंदर घुसता हूँ तो सबने हमारा स्वागत करा। किसी ने तिलक लगाया, किसी ने जो है चावल लगाए, किसी ने हल्दी से इधर उधर वार फेर की और नज़र उतारने के लिए नींबू वगैरह काटे। जब हम वहाँ जाते हैं तो नानी तो जिस तरीके से प्यार दिखाती है आपको मालूम ही है। हर नानी का यही होता है कि हमारे बच्चे आए हैं तो हम इन्हें कोई भी कमी ना छोड़ दें। तो हमें डेली जो है बेसिस पे पैसे मिला करते थे, हम बाहर खाया करते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। इन दिनों क्या हुआ, घर वालों को एक शादी अटेंड करने जानी थी और गलती से मेरी ही तबीयत थी जो खराब हो गई। तो मम्मी तो रुक नहीं सकती थी, तो बड़े वाले मामा के लड़के ने इस चीज़ का पूरा आश्वासन दिया कि वो मेरा ध्यान रखेंगे। जो बड़े मामा के लड़के थे वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे और वो ही मेरा ध्यान रखते थे। जब भी मैं वहाँ जाता था मामा के वहाँ पे, तो उन्हीं के साथ घूमा फिरा करता था। किस्मत की बात है कि बहुत सारे रिलेटिव जो थे मामा वगैरह में, वो किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे। किसी की पोस्टिंग आर्मी में थी तो किसी की पोस्टिंग पुलिस में थी और लगभग सारे अपने काम पे व्यस्त रहा करते थे। जब हम शाम को मिलते थे तब सब बैठ के खाना खाते थे। कभी मैं इन मामी के यहाँ पे खाता था, कभी दूसरी मामी के। मयंक ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि भाई, मेरी 4 मामी हैं। सबसे बड़ी वाली मामी जिनसे वो लड़का है जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो उसका नाम हम कौशल रख लेते। वक्त गुजरता रहा, 2 दिन बाद उनको शादी में जाना था और मेरी तबीयत खराब हुई तो सब चले गए। पूरी 40 कमरे की हवेली में अगर 2 जने रह गए तो वो थे बड़े मामा के लड़के और मैं। तो एक अजीब सा हादसा हुआ जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाता। मयंक ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई, ये इंसिडेंट तो 2020 में हुआ था, लेकिन छाप इसने 2025 से लेके पता नहीं कितने सालों के लिए मेरे ऊपर छोड़ दी। मैं अपने कमरे से निकल के आया, मेरा कमरा नंबर 35 था और बड़े मामा के जो लड़के थे उनका कमरा नंबर 38 था। तो 35 नंबर कमरे से मैं निकल के आया। एक कमरा मुझे दिया गया था क्योंकि मैं आराम कर रहा था उसमें। हालांकि घर पे कोई था नहीं, सुनसान हवेली पूरी ऐसे चौपट पड़ी हुई थी। मैं निकल के आता हूँ तो उसी टाइम मैं देखता हूँ कि 38 नंबर कमरे से जो है मामा के लड़के निकल के आते और उन्होंने लॉक लगाया मेरे कमरे पे, अपने कमरे पे भी लॉक लगाया। हमारा शाम को छत पे बैठने का प्लान था।
तो जब हम छत पे गए तो इतनी ऊंचाई पे थे तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी गर्मी के टाइम पे भी, लेकिन जैसे शाम को एक मौसम बना होता है कि दूर से लगभग बहुत लंबे लंबे दृश्य दिख रहे होते हैं, जैसे गाँव में छोटे छोटे घर होते हैं तो दूर दूर तक खेत हरियाली सब कुछ दिख रहा था। मैं अपने मामा के लड़के से, बड़े वाले मामा के लड़के से बात कर रहा था बैठ के, और हम फ़ोन चला रहे थे। तो वो थोड़ी देर में मुझे बोलते कि यार मैं पानी पी के आता हूँ। मैंने बोला ठीक है आप पानी पी के आ जाओ। तो वो पानी पीने चले गए और वो आए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मैंने वेट करा। तो उसके बाद मेरे को लगा शायद वो अपने कमरे में चले गए हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये चुपचाप निकले और ये अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे थे। तभी मामा के लड़के अपने कमरे से निकलते हैं 38 से और बोलते कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इस कमरे को लॉक कर दे, तू भी अपना लॉक कर दे, तू कहाँ जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि मैं आसपास के बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ, मैं छत से देख रहा था बच्चे वहाँ पर खुलिया खेल रहे हैं। खुलिया एक गेम होता है जो छोटा हॉकी की तरह होता है, जहाँ लकड़ी बैंड करके लोग बॉल से खेलते रहते हैं। हुलिया होता है, खुलिया होता है। खैर मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, रिकॉर्डिंग में उन्होंने मेंशन करा। तो इनके मामा के लड़के ने बोल दिया, सबसे बड़े वाले ने, कि ठीक है चाबी मेरे को पकड़ा दे और तू खेलने चला जा। तो जो मयंक थे उन्होंने बोला कि भैया मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ, आप पता नहीं कितनी देर में आओगे, तो आप एक काम करो, अपने कमरे की चाबी आप रख लो, 38 की ले जाओ और 35 और बाकी गुच्छा जो है मेरे पास छोड़ दो, तो मैं आसपास ही हूँ, मैं यहीं पे अपने पास संभाल के रख लूँगा। तो मामा के लड़के ने इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई मुझे मेरे कमरे की चाबी दे दो, अगर मैं बाद में भी आता हूँ तो अपने कमरे में तो मैं चला ही जाऊँगा। तो ये क्या करते हैं, मयंक जो होते हैं वो आसपास खेल रहे होते हैं और जो बड़े मामा जी के लड़के थे वो बाहर चले गए थे। तो जब मयंक वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि सामने से इनके मामा के बड़े वाले लड़के आते हैं और वो बोलते हैं यार मयंक तू कहाँ था इतनी देर से, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, ला चाबी दे। तो मयंक बोलते भैया आप मुझसे चाबी लेके गए तो थे, जब मैं नीचे आ रहा था आप अपने कमरे से निकले थे। बड़े मामा के लड़के ने बोला कि मैं जब पानी पीने गया था उसके बाद तो मैं सीधा बाहर चला गया था, मतलब 2-3 घंटे से तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो तूने चाबी किसको दी। तो मयंक बोलते भैया मैंने आपको चाबी दी थी, मैं दिखाता हूँ। गुच्छा देखने लगते एकदम से देखते कि उसमें 38 नंबर चाबी अभी भी है। तो इन्होंने चाबी किसको दी और चाबी किससे ली। इनकी हालत ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस दिन वैसे ही इनकी तबीयत ख़राब थी, तो इन्होंने ये डिसीज़न बनाया कि आज हम पड़ोसियों के घर पे सोएंगे। इन्होंने पूरी हवेली को लॉक कर दिया और ये पड़ोसियों के घर पे सोए। अगले दिन जब ये वापस आते हैं अपने घर पे तो थोड़ी देर बात करते हैं कल के बारे में कि शाम को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इनके छोटे वाले मामा इनकी देखभाल के लिए वापस आ गए थे हवेली में। तो वो आते हैं, इनसे पूछते हैं कि हाँ भाई कैसी रही कल की रात। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं इस बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मयंक की तबीयत ख़राब थी, तो इस चीज़ को हाइड रखा गया। और जो मामा जी के लड़के थे उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि बच्चा है 11 साल का तो मजाक कर रहा होगा। तो छोटे मामा इनके साथ बैठे हुए थे, सामने खाट बिछी हुई थी और आराम से बैठने के बाद ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो छोटा मामा इनसे पूछते हैं कि भाई आज शाम तो मैं तुम्हारे साथ रुकने वाला हूँ, हो सकता है कि तुम्हारी छोटी मामी और बाकी सारे रिलेटिव्स भी आ जाएं, तो तुम लोग बताओ कि तुम आज रात को क्या खाना पसंद करोगे, अगर कोई नहीं आता तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। तो ये आपस में बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से इनके घर के बाहर से एक बहुत बुजुर्ग बाबा जी आते हैं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भिक्षा भिक्षा। जैसे वो कुछ मांगने के लिए आए थे। जैसे आप देखते हैं नॉर्मल गलियों में लोग आते हैं और वो भिक्षाम देवी भिक्षाम दे करते हैं, जिस तरीके से मांगने वाली चीज़ होती है कि एक जो बाबा निकल रहे थे वो कुछ अपने लिए कुछ ऐसा मांग रहे थे कि उनका दिनचर्या निकल जाए और वो शायद अपनी कोठी तक पहुंच जाए जो उनकी कुटिया होगी। तो ये लोग बाहर निकलते हैं देने के लिए कुछ। तो छोटे मामा बोलते हैं अरे ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनके चक्करों में मत पड़ो, ये ऐसे ही हैं। तो वो जो बाबा थे उनके अब कान तेज थे, उन्होंने ये चीज़ सुन ली तो उन्हें शायद बुरा लगा होगा। फिर भी छोटे मामा ने क्या करा, अपनी तरफ से आगे बढ़े और एक 20 का सिक्का उन्हें दूर से ऐसे पकड़ा दिया, जैसे अछूत इंसान होता है कि अगर मैं हाथ लगा दूंगा तो मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। तो छोटे मामा सीधा पलट के चलना शुरू करते हैं और इस तरफ से मयंक की नज़र पड़ती है। मयंक देखते हुए जो बाबा थे उन्होंने एक बबूत सी निकाली और घर पे टीका लगा दिया। तो इन्हें लगा चलो अच्छी बात है, बाबा जी ने अपना आशीर्वाद तो दिया कि चलो इस घर से कुछ मिला है। अब ये बात भी वहाँ पर आई गई हो गई। शाम को धीरे धीरे जो है शादी से सब लौटना शुरू करते हैं, छोटी मामी बड़ी मामी सारे घर के रिलेटिव जितने भी हैं लौटना शुरू करते हैं और घर में हंसी खुशी का पूरा माहौल बन जाता है। सारे कज़न्स वापस आ जाते हैं। मयंक ने बताया कि अक्षय भाई मेरे रूम में हम जितने भी कज़न्स थे सब मस्ती कर रहे थे, मेरी 2 बड़ी बहनें, एक बड़े मामा के लड़के, एक छोटा मामा के लड़के, तो मतलब सारे मामा के लड़के लड़के जितने भी थे जो उस टाइम अवेलेबल थे सब मस्ती मजाक कर रहे थे। और अचानक से छत पे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, बहुत तेज बराम करके जैसे कोई चीज़ गिरी। तो मयंक और जो उनके कज़न्स थे ये सीधा निकलते हैं
और बड़े बुजुर्गों को जगाते हैं घर में, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, लगभग सब सो रहे थे। तो जब सबके साथ ये ऊपर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं ऊपर जाके कि छत पे एक दीवार बनी थी। वो दीवार शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने, मतलब कोई बहुत बड़ा ज्योतिष था, उसने बनवाई थी, ये बता के कि इस डायरेक्शन में एक दीवार बनवा लेना, आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, मतलब नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप इस दीवार को खिंचवा लेना। तो ये क्या करते थे, वो इतनी मजबूत दीवार थी कि उस पर कभी कभार कपड़े सुखाया करते थे, ऐसे ही डाल दिया करते थे। तो ये जब ऊपर जाके देखते, वो जो मजबूत दीवार थी वो चकनाचूर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से हथौड़ेबाजी करी है इस दीवार के साथ, और वो इस तरीके से गिरी है सीधा धम्म करके, और वो चकनाचूर हो गई है। तो इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि शायद दीवार पुरानी हो गई होगी या दीवार खोखली हो गई होगी। लेकिन मयंक आज इस बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक भारी दीवार जो चट्टानी पत्थरों से बनी वो ऐसे कैसे गिर सकती है। 2 रातों तक इनके साथ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और 2 रात ये अपने कमरे में अपने मामा के बच्चों के साथ खूब मस्ती मजाक किया करते थे। फिर इनके जो बड़े वाले मामा थे वो भी आ गए, घर में सब आ गए थे, और उन्होंने क्या करा, वहाँ पर एक नई दीवार बनवा ली, जिस दीवार को फिर ये लोग उसी तरीके से यूज़ करने लगे। मुश्किल से 3 या 4 रातें बीती होंगी, ये लोग अपने कमरे में खेलने लग रहे थे, और सबको मालूम था, घर वालों ने इन्हें पूरी इजाज़त दे रखी थी कि तुम 1:30-2 बजे तक खेलो, लेकिन किसी को परेशान मत करना। कमरा नंबर जो 35 था वो दे रखा था मयंक को, और चाबी भी उसी के पास थी। तो मयंक का कमरा इतना ज़्यादा बड़ा था, मतलब पहले तो वो खुलते नहीं थे, लेकिन अब जब खुले हैं तो उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया था। और वो हवेली के कमरे आप जानते कितने बड़े होते हैं, तो वहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे, कभी लूडो खेल रहे हैं, कभी वहाँ पर सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। फिर दोबारा 1:45 बजे सबको ऐसी आवाज़ आती है जैसे बाहर पायल छनक रही है। तो मयंक जैसे खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटाते तो वो देखते हैं सबसे बड़ी वाली मामी छन 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 करती सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो मामा के लड़के जितने भी थे वहाँ पर, उनमें सबसे बड़े वाले मामा के लड़के, मतलब उन्हीं के बेटे भी देख रहे थे ये चीज़ कि यार मेरी मम्मी कहाँ जा रही है। तो जैसे एक तरफ की सीढ़ियाँ थी, वहाँ से मामी जी जा रही थी सबसे बड़ी वाली, एक तरफ की सीढ़ियों से इन बच्चों ने चुपचाप चलना शुरू करा बिना हल्ला गुल्ला करे। ये लोग सब ऊपर जाते और ये देखते कि जो बड़ी वाली मामी थी वो छत पे जाती हैं, बिल्कुल सीधा लेट जाती हैं। उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी, मोमबत्ती को पेट पे वो लगाती है अपने नाभि के ऊपर और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं। इस चीज़ को देखने के बाद इनका खुद का मन अजीब सा हो गया कि ये मम्मी कर क्या रही हैं। जो सबसे बड़े वाले मामा जी के लड़के थे वो बोले मैं एक बार जाके पूछूं, तो सब बोलते रुक जा पहले देख तो लेने दे क्या हो रहा है। 5 मिनट तक जो बड़ी मामी थी वो इसी तरीके से लेटी रही और ये सारे इस तरीके से देख रहे थे, मतलब ये हो क्या रहा है यार, क्या कर क्या रही है बड़ी मामी। तो बड़ी मामी 5 मिनट तक लेटे रही, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, जैसे पता नहीं कुछ एंटिटी को बुलाया जा रहा है या सही में बड़ी मामी पोसेस हो गई। उसके बाद वो उठती है, मोमबत्ती ले गई, सीधा अपने कमरे में गई और कमरे में जाके सो गई। अब ये जितने भी बच्चे थे इनका सर पूरी तरीके से घूमा हुआ था कि हमने देख क्या लिया। आपस में लोग डिस्कस कर रहे थे, नीचे आते हैं, नीचे आके दोबारा कमरे में जाते हैं और फिर सोचते हैं यार कि हमने क्या देख लिया, कि मतलब बड़ी मामी कर क्या रही थी। तो जो सबसे बड़े मामा के लड़के थे वो बोलते कि कोई नहीं, अभी हम सोने चलते हैं, मैं कल मम्मी से पूछूंगा कि मम्मी क्या कर रही थी। तो इन्होंने आपस में बात की कि यार हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, जब तक हम खुद ना पूछ ले बड़ी मामी कर क्या रही थी। हो सकता है कि वो कोई पूजा पाठ करी हो। 11-12 साल के बच्चे मुश्किल से 15-16 के सबसे बड़े रहे होंगे, तो इनके दिमाग में क्या ही चल रहा हो इस बारे में। इस बात को 2-3 रातें ही गुजरी थी। शाम को एक दिन सारे जैसे बड़े बुजुर्ग औरतें बैठी हुई थी वैसे बैठी हुई थी घर की जितनी भी महिलाएं थी, और सारे बच्चे आंगन में खेलने लग रहे थे, जो बाहर छोटा सा गार्डन बना हुआ था हवेली का। तभी अचानक से क्या होता है, ये ध्यान देते पीछे मुड़ेंगे कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और चिल्लाने की आवाज़ में जो मयंक देखते हैं कि भाई सबसे छोटी वाली मामी और सबसे बड़ी वाली मामी वो आपस में लड़ने लग रही हैं और सारी औरतें उन्हें छुड़वाने लग रही हैं, और उनके बीच में लड़ाई भी ऐसी हो रही है जैसे कि एक दूसरे का गला घोट देंगे। एक दूसरे पर चिल्ला रही है कि मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों हाथ लगाया। तो उस टाइम पर सारे बहुत ज़्यादा चौकन्ना से हो गए कि यार ये हम क्या देख रहे हैं, मतलब घर में कुछ हुआ नहीं ऐसा और अचानक से पता नहीं क्या होने लग रहा है। तो नानी बीच में आती हैं, बड़े मामा, छोटे मामा, सारे लोग बीच में आते हैं और आपस में छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी मामी छोटी मामी इस तरीके से आपस में लड़ रही थी जैसे पता नहीं एक दूसरे के घर में इन्होंने चोरी कर ली और चोरी इन दोनों की एक दूसरे के सामने आ गई। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारपीट चल रही थी। जैसे मयंक ने बताया कि भाई 2 लड़के लड़ रहे होते हैं ना, आपस में मुक्केबाजी हो रही होती है। तो नानी जी वहाँ पर बैठी हुई थी और नानी जी ने ये चीज़ देखी कि दोनों मामी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे। तो उन्होंने जितने भी घर के जवान थे, मामा वगैरह, उनके बेटे वगैरह, उनको बोला कि पकड़ो इन्हें, इनके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ रखी है, मैं देवता को बुलाती हूँ। तो जो इनके देवता थे मयंक के अकॉर्डिंग वो आते थे सबसे बड़े मामा के अंदर। अब बड़े मामा वहाँ बैठते हैं और नानी जी एक हवन कुंड लगाती है और हवन कुंड में कुछ आहुति देती है
तो पहले तो 5-10 मिनट जो देवता थे वो नहीं आए, इनके घर के जो पूर्वज थे, पितृ थे। तो रात को 7:30 बजे मामा के अंदर वो जो देवता थे, जो पितृ थे, वो अचानक से आते हैं। अब आने के बाद वो जो देवता थे वो एकदम से पूरा गर्दन हिलाना शुरू करते, जैसे एक होता है कि उनकी आने की पता चल गई कि हाँ वो आ गए। और हाथ में उन्होंने एक लोहे का डंडा पकड़ा हुआ था, जो मामा जी थे बड़े वाले, उनके हाथ में लोहे का डंडा था और सामने मामियाँ आपस में लड़ने लग रही थी। तो यहाँ से जो मामा थे जिनके अंदर पितृ देवता आए थे वो पूछना शुरू करते हैं, कौन हो तुम, क्यों आए हो इस घर में। तो वहाँ से सबसे बड़ी वाली मामी बोलती है, इन्हीं ने तो बुलाया है, इन्हीं ने तो बुलाया है, इनको तो मालूम होगा। उधर से सबसे छोटे वाली मामी बोलती है कि हाँ इन्हीं ने तो बुलाया हमें, आप तो जानते हो उन्हें। तो वहाँ पर सब हैरान हो गए कि ये भाई बोल कौन रही हैं, आया कौन है, देवता किससे बात कर रहे हैं और देवता क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सामने वाले इन्होंने बुलाया, कुछ भी उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर जो देवता थे वो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम। तो आसपास में जितने भी पड़ोसी थे एकदम से वो चिंगड़ गए कि यार कौन आया, इनके घर में कोई देवता आ रखे हैं क्या। तो पड़ोसी आते हैं, पड़ोसियों को तो पता ही था कि इनके घर में इनके देवता आते थे। तो कुछ लोगों ने आशीर्वाद लिया और साइड में खड़े हो गए चुपचाप। तो देवता ने उन्हें हाथ दिखा के साइड में कर दिया। अब दोनों मामियाँ जो थी वो आपस में फिर दोबारा लड़ना शुरू कर देती है सामने सामने। तो जो वहाँ पर सबसे बड़े वाले मामा बैठे थे जिनमें देवता आए थे, वो एकदम से हाथ ही लेते हैं, फूंक मारते हैं और हाथ रगड़ के भभूत निकाल के दूर से ही फेंक के मारते हैं और दोनों के ऊपर भभूत लगता है। तो दोनों बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती हैं और अपने हाथ से यूँ करते हैं, जो खाट रखी थी उसको सिर्फ इस तरीके से करा था, वो खाट दोनों के बीच में आ गई ताकि इनकी लड़ाई बंद हो जाए। अब ये देखने के बाद मयंक के तो वैसे ही तोते उड़ रहे थे और सब हैरान थे वहाँ पे जितने भी खड़े थे, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि ये जो दो हवा आ रखी है, मतलब 2 एंटिटीज़ आई है, कहाँ से आई, किसी का पैर पड़ा, किसी ने छोड़ी गई। तो वहाँ पर जो देवता थे वो चिल्ला के बोलते हैं, कौन हो तुम दोनों, बताओगी क्यों मेरे घर पे आई हो, क्यों मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है। तो वहाँ पर जो दोनों मामियाँ थी वो बस आँख नीचे करके, इन्हीं ने लेके आए हैं, यही लेके आए हैं, यही लेके आए हैं, इन्हीं ने बुलाया, इन्हीं ने बुलाया, इन्हीं ने बुलाया, बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहे। तो इन्होंने क्या करा, जो हवन वहाँ पर कुंड था उसमें सीधा हाथ दे के मारा और एक बार अपनी आँख बंद करके बोले कि मुझे बताने वाले हो, इससे पहले मैं तुम्हें नष्ट कर दूं। तो वहाँ जो मामा जी बैठे हुए थे सबसे बड़े, जो अपना हाथ आग में डाल के बैठे थे, वो अपना हाथ निकालते और देखते हैं हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है। तो सब एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाते कि चलो हाथ में तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी वहाँ पे जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और वो क्या करते हैं, अपना हाथ इस तरीके से करते हैं और उसमें से जैसे एक लाल सिंदूर सा निकलता है, और लाल सिंदूर निकलता है उसमें से एक इस मामी के लगाते, हवन कुंड में आते, बैठते और आँख बंद करते हैं। जैसे इनकी आँख बंद हुई, सामने दोनों जो मामियाँ थी उनकी भी आँख बंद हो गई। ये देखना शुरू करते हैं और एकदम से जैसे 5-10 मिनट बाद आँख खुलती है, पीछे मुड़ के देखते छोटे मामा की तरफ। छोटे मामा को बोलते कि तेरा करा धरा है सब कुछ, तेरी वजह से ये इस घर में आई है, इस घर में मौत का मेला तेरी वजह से लगा हुआ है, तेरी वजह से यहाँ पर आई है ये सब। तो छोटे मामा जो थे वो पूछते कि मेरी वजह से, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है देवता जी, मैंने तो कुछ सही में कुछ नहीं करा, मुझे बताओ मैंने क्या करा। तो जो नानी थी वो बोलती चुप हो जा, पहले माफ़ी मांग उनसे। तो छोटे मामा माफ़ी मांगते कि अगर मुझसे कोई भूल चुक हुई हो तो माफ़ कर दो। नानी जी भी माफ़ी मांगती है। तो सीधा जो वहाँ पर 2 मामियाँ खड़ी थी उनको वो जो देवता थे वो बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पर दोनों एंटिटीज जो खड़ी थी उन्हें भी पता था सामने कोई ऐसी शक्ति बैठी है जिसके पास पूरी शक्ति है कि वो भस्म कर दे। वो एंटिटीज बस मुंह झुकाए खड़ी थी कि हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें लाया गया था, हम खुद से यहाँ पे नहीं आए। तो यहाँ जो देवता बैठे थे वो बोलते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। एक तरफ बड़ी मामी को बोलते कि तुम जाके बरगद के पेड़ पे, और छोटी वाली को देख के बोलते तुम सीधा आम के पेड़ पे, दोनों जाओ पेड़ पे और सबसे ऊंची वाली चोटी पे बैठ दो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है। ये दोनों हाथ जोड़ती है और वहाँ से दोनों शरीर छोड़ के निकल जाती है। अब आता है सस्पेंस कि भाई छोटे मामा की वजह से हुआ क्या। तो वो देवता बोलते हैं कि बाबा का मजाक बनाया था तूने। फिर इनको याद आता है बाबा जो आए थे, इन्होंने 20 का सिक्का या 20 का नोट दिया था उन्हें, जो बहुत ही ज़्यादा एक बुरी चीज़ थी कि मतलब कोई एक अगर ऐसे बाबा आ रहे हैं जिनको आशीर्वाद है, सिद्धि है, शक्ति है, आपने उन्हें पहचाना नहीं और आप भिक्षा में उन्हें 20 रुपये दे रहे हो, वो भी इस तरीके से कि आप अछूत हो। तो उन बाबा ने क्या करा था, वो बाबा इन्हीं औरतों को 4 गांव आगे से उतार के ला रहे थे, किसी के ऊपर से मतलब उतारा करके लाए थे। तो वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने इनसे भिक्षा मांगी, ये सोचिए कुछ खाने को मिल जाएगा। छोटे मामा जी ने इस तरीके से उन्हें धुतकार दिया 20 रुपये देके, जैसे पता नहीं कोई भिखारी आया हो जो कोई लूट पाट करने वाली गली में होते हैं।
तो वो जो बाबा जी थे उनको बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, और उन्होंने क्या करा, वो जो आत्माएं थी जो भभूत में इनने बांध रखी थी वो सीधा इनके घर पर लगा दी। तो देवता बताते 4 गांव आगे ये दोनों बहनें थी जो आपस में लड़ रही थी, एक ही घर की, इनकी एक ही जगह शादी हुई थी, इनके पतियों में इतनी बुरी लड़ाई हुई प्रॉपर्टी को लेके कि ये एक दूसरे की दुश्मन बन गई, और इन दोनों ने एक दूसरे के ही खाने में जहर डाल दिया। और आदमियों ने तो खाना खाया नहीं, वो तो बाहर थे, इन औरतों ने आपस में खाना खा लिया, दोनों औरतें चल बसी, मतलब दोनों बहनें मर गई। तो वो बाबा उतार के इन्हें लेके आ रहे थे, छोटे मामा ने उन्हें इस तरीके से धुतकार दिया कि वो बाबा बहुत ज्यादा बुरा मान गए और हमारे घर पे उन दोनों आत्माओं को छोड़ के चले गए थे। अब अपनी शक्ति से मैंने उन्हें अब इस घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन जो देवता थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए थे इस चीज को लेके कि हमारे घर के बाहर से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी जा रहा होगा, तो तुम इतने अज्ञान इंसान हो कि तुम किसी को भी ऐसे भीख दे दोगे ये सोच के कि कोई आम इंसान जा रहा है। तो देवता से पूछा गया कि अब क्या कर सकते हैं हम। तो देवता ने बोला कि 4 दिन पूजा पाठ करो उन बाबा के नाम की, मेरे नाम की, उन आत्माओं की, कि सब शांत रहें। तो एकदम से वहाँ पर जो चर्चा का विषय बना कि मयंक बोलना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे बाबा जी से जो देवता आ रखे थे कि मेरे को कौन दिखाता है जिसको मैं चाबी दे रहा था। इतने में जो देवता थे वो बॉडी से निकल के बड़े मामा के वहाँ से चले गए, और ये राज ही रह गया कि जो मयंक थे उन्हें वो लड़का कौन दिखाता जिन्हें उन्होंने चाबी दी थी। इसके बाद हवेली में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मयंक आज भी हैरान है, जो छाप उन पर छूट गई कि उन्होंने चाबी किसको दी, या फिर वो जो इंसान था जो दिखा था वो कौन था। क्योंकि अब हवेली में जाने से थोड़ा सा तो डर लगता है, क्योंकि जब आपको पता चले आपने किसी ऐसे इंसान को चाबी दी जो था ही नहीं, फिर आप चाबी का गुच्छा देख रहे हो तो उसमें 38 नंबर कमरे की चाबी मिल गई। खैर, यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मेरे को अभी तक का सबसे बेहतरीन लगा, आज तक का सबसे अच्छा लगा। क्योंकि जो इंसान रोड पर भटक रहा होता है, जो आपसे भिक्षा लेने आता है, वो कोई भिखारी नहीं है, वो अपनी यात्रा पे निकला होता है, कभी कभार तीर्थ यात्रा या कहीं भी। वो इंसान सिर्फ आपसे कुछ वक्त मांगता है, कुछ अनाज मांगता है, कुछ फल फ्रूट मांगता है, कुछ वक्त जिससे आपकी बातचीत हो सके, जहाँ पर वो आपको कुछ बता सके, आपसे कुछ पूछ ले। आप उसे सिर्फ 5-10 का सिक्का या 20 का सिक्का पकड़ा देते हो, ये सोच के कि आम इंसान है, ऐसे भटक रहा होगा, निकल आगे। तो आपको मैं बता दूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ, जो यात्रा पे होते हैं और वो सिर्फ आप ही के भले के लिए आए होते हैं। शायद आपने उनसे अगर प्यार से बात कर ली तो आपको आशीर्वाद के साथ साथ बहुत कुछ दे के चले जाएंगे, जो आपके आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खोल देगा। लेकिन पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारी जो जनरेशन है ये इस तरीके से हो गई है, इसे मैं खोखली जनरेशन बोलूँगा, कि ये भी नहीं जान पाती कि घर के बाहर जो इंसान आया, अगर वो इतने मंत्र पढ़ रहा है तो वो ज्ञानी होगा। उसे आप अज्ञान समझ के कुछ भी पकड़ा दोगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 2 रोटी, सड़ा हुआ टमाटर और सड़े हुए आलू पकड़ा देते हैं, ये सोच के कि सामने भिखारी आ रखा है। ऐसे श्राप लगेगा ना, ऐसे धरती तले दब के मर जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है एज अ ब्राह्मण। अगर शायद मेरे ये दिन आते, भगवान ना करे, लेकिन किसी के भी ऐसे दिन आते जहाँ पर वो भिक्षा लेने निकलता है कहीं मंदिर में बैठ के, फिर वो सोचता है कि आज मैं किसी का भला करने निकलूँ, और जिसका भला करने निकलूँ वो मुझे कोई सड़ा आलू, सड़ा टमाटर या 20 रुपये 10 रुपये पकड़ा दे। मैं क्या करूँगा उसका? शायद मुझे अगर आटा मिल जाए तो उसका कुछ अच्छा यूज़ हो सके। तो जब आपके घर के आगे कोई आ रहा है तो उन्हें पहले तो प्रणाम करें, पैर ना छुओ, ये आपकी मर्जी में। क्योंकि बहुत सारे घराने होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ पैर नहीं छूते, लड़के पैर नहीं छूते, लेकिन फिर भी आप उन्हें आदर तो दे सकती हो, वहाँ से आपको आशीर्वाद मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन सही गलत में पहचान आपके ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि आज हम हर जगह सुनते हैं कि जिसने वेशभूषा पहनी होती ज़रूरी नहीं है कि वो महात्मा है। इसी तरीके से आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। महाभारत काल, रामायण काल अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से भिक्षा लेने के लिए आते थे। लेकिन वही बात है ना, जनरेशन ने महाभारत रामायण देखी हो तो। खैर, मैं हमेशा से जो चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे यही कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और इस वीडियो को पहुँचा दे वहाँ तक जहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है, नॉन बिलीवर्स तक और ऐसे लोगों तक जो किसी से भी बिल्कुल बदतमीज़ी से बात करते हैं, जिनको नहीं अकल है कि किससे क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी की एक बद्दुआ आपको ख़त्म कर देगी बुरी तरीके से। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जो कि आप ही का चैनल है। उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी USP है, मतलब सबसे अलग जो उस चैनल को बनाता है वो ये है कि लोग उस पर अपनी आप बीती बताने आते हैं, जो उनके साथ बीती है, उनके आसपास बीती है। कैमरे पर वो सारी चीज़ें आके बताते हैं। तो अगर आपको लगता है
कि आप भी आ सकते हैं। तो गेस्ट के साथ हम सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। आपको मैं प्रक्रिया बताता हूँ, आप भी उसका सदस्य बन सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो आपको एक बार टीम रिकॉर्डिंग रिव्यू करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, कैमरे के सामने बैठ के हम जनता के लिए कुछ ऐसी बातें निकालेंगे जहाँ से वो अवेयरनेस ले पाए, ताकि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। टिल देन जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रही इसी तरीके से बनाए रखिए और माँ बाप का ध्यान रखिए, भाई बहनों को साथ रखिए, जितना ज़्यादा हो सके पूर्वजों को पूजिए, पितृ कुल देवी देवता, भगवान, इष्ट देवता, ग्राम देवता, सबका ध्यान रखिए, सबकी पूजा पाठ कीजिए। मंदिर जाइए, हफ्ते में कम से कम 2 बार बहुत ज़रूरी होता है। जब आप भगवान के लिए वक्त निकालो, वहाँ जाके बहुत सुकून मिलेगा आपको। जब भी कहीं भी आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, झुक के प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। कोई अगर आपको संत दिख रहा है प्रणाम कीजिए, ज़्यादा आसपास जाने से डर लग रहा है तो प्रणाम करके निकलिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाबा का अपमान किया था ना, उसी का प्रभाव है। तो फिर नानी बोली कि भाई देवता देवता माफ़ करो और सब ठीक कर दो करके। फिर देवता ने दोनों को बोला कि अब तुम लोग जाओ और सीधा एक बरगद के पेड़ में और एक आम के पेड़ पर में जाकर चुपचाप बैठ जाना। कोई तुम्हें कितना भी बुलाए आना मत, ये आशीर्वाद है।